नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मोदी सरकार ने देश में ढांचागत विकास को लेकर क्या लिए हैं आज बड़े फैसले, बताएंगे। इस खबर को विस्तार से चर्चा करेंगे कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अवैध घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ उनकी पहचान करने के लिए विशेष अभियान चला रही है। होगी बात कैसे भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मोर्चे पर लगाई है एक बहुत बड़ी छलांग बीते कुछ वर्षों में। इसके अलावा होगी बात मौसम से जुड़े अपडेट की भी, साथ ही दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करेंगे, लेकिन ये आज हम इस खबर पे आपको विस्तार से बात करेंगे कि आखिर आंतरिक सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से देश में बांग्लादेशी घुसपैठी हो या फिर रोहिंग्या की घुसपैठी हो, उन सब का एक तरीके से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, जिसको लेकर केंद्र के निर्देश पे तमाम राज्य सरकारें लगातार काम कर रही हैं, पहचान कर रही हैं। दिल्ली में भी एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई है। इस विषय पे हम विस्तार से आपको आंकड़े भी दिखाएंगे कि कैसे बीते तमाम वर्षों से देश में आंतरिक सुरक्षा के नाम पर एक गंभीर चुनौती पैदा हुई है। मेहमानों से समझने की कोशिश भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि बीते 2016 से लेकर अभी तक कुछ वर्षों में ही भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज को लेकर दुनिया के मानचित्र पर कितना बड़ी एक छलांग लगाई है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के माध्यम से जिस तरीके से तमाम योजनाएं मोदी सरकार ने चलाई हैं, उसका फायदा आम लोगों को मिल रहा है। और कोशिश यही है कि दुनिया भले ही किसी रफ्तार से चले, लेकिन भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इस अर्थव्यवस्था में भारत का हर एक व्यक्ति, सभी लोग अपने तरीके से उसमें सहभागिता हो सके। इन तमाम खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन हेडलाइंस को पहले नजर डाल लेते हैं। कैबिनेट ने 6,405 करोड़ रुपए की 2 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। कोडरमा बरकाकाना और बल्लारी चिकजाजुर रेलवे लाइन का होगा दोहरीकरण। मौजूदा नेटवर्क में करीब 318 किलोमीटर की होगी वृद्धि। मोदी सरकार के प्रयासों से पिछले 11 वर्षों में भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक विस्तार। 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में हुआ 64.3%। सामाजिक सुरक्षा लाभार्थियों की संख्या में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। आज 92 अवैध बांग्लादेशियों को किया गया डिपोर्ट। इस साल अब तक आउटर दिल्ली से 242 घुसपैठियों को भेजा जा चुका है उनके देश। पश्चिम बंगाल के मंदिर में तोड़फोड़। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर साधा निशाना। कहा, राज्य में हिंदुओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, पुलिस की मौजूदगी में हुई पूरी घटना। और समूचा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में। राजस्थान के कई इलाकों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा पारा। दिल्ली में गर्मी का रेड अलर्ट। दक्षिणी राज्यों में मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की है संभावना। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय कैबिनेट ने आज ढांचागत विकास परियोजनाओं के लिए बड़े फैसले लिए हैं। मोदी सरकार ने 2 रेल परियोजनाओं से जुड़े निर्णय लिए हैं। इसके तहत कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन के मल्टी ट्रैकिंग को मंजूरी दी गई है, तो बल्लारी चिक्काजूर रेल मार्ग के दोहरीकरण को भी मंजूरी मिल गई है। इन दोनों परियोजनाओं पर 6,405 करोड़ रुपए की लागत आएगी, तो ये काम अगले 3 साल में पूरा करने का फैसला भी किया गया है। इन परियोजनाओं से झारखंड और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में रेल सेवाओं और बेहतर कनेक्टिविटी का विस्तार होता दिखाई पड़ेगा। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले से रेलवे की प्रगति को और रफ्तार मिली है। कैबिनेट ने 2 अहम रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 6,405 करोड़ रुपए है। रेलवे के कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन के मल्टी ट्रैकिंग को मंजूरी दी गई। कुल 133 किलोमीटर का ये रेल खंड झारखंड के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र से होकर गुजरती है। कोडरमा बरकाकाना डबलिंग 133 किलोमीटर्स, ये प्रोजेक्ट 3063 करोड़ का है और ये काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस प्रोजेक्ट है, 133 किलोमीटर का है और ये पटना और रांची के बीच में शॉर्टेस्ट लाइन है। इसको डबल करने से पटना से रांची के बीच में मूवमेंट काफ़ी स्मूथ हो जाएगा, काफ़ी नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है
और हज़ारीबाग, छतरा, कोडरमा, रामगढ़, ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों को अच्छी कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। इसके साथ ही कुल 185 किलोमीटर लंबी बल्लारी चिकजाजूर रेल मार्ग के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी गई। ये रेल लाइन कर्नाटक के बल्लारी और चित्रदुर्ग जिलों और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरती है। दोनों परियोजनाओं को मिलाकर 318 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होगा। इसके जरिए झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के कुल 7 जिले कवर किए जाएंगे। साउथ वेस्टर्न एरिया में मैंगलोर पोर्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट। इट विल बेसिकली कनेक्ट द हिंटरलैंड efficiently with the Mangalore port. अच्छा, मैंगलोर पोर्ट की और ख़ास बात है, we are creating a master plan for improving the railway connectivity of Mangaluru area, which includes हसन मैंगलोर की डबलिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन, उस एरिया में 2-3 बॉटलनेक से उनको रिमूव कर रहे हैं, and adding this line Ballari Chikjajur, this means lot of traffic which comes from parts of Andhra all the way up to Secunderabad, Hyderabad, वहाँ से एक वेस्ट कोस्ट पे पोर्ट को कनेक्टिविटी मिलेगी। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने से झारखंड और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में रेल सेवाएं और भी बेहतर होंगी। ये काम अगले 3 सालों में पूरा होगा। इन लाइनों से प्रदूषण भी कम होगा और काम करने की गति भी बढ़ेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते, केंद्र सरकार के निर्देश पर तमाम राज्यों में अवैध घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। दिल्ली में भी अवैध बांग्लादेशियों पर धरपकड़ जारी है। इस साल दिल्ली में अभी तक 900 से ज़्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में घुसपैठियों को उनके देश निर्वासित भी किया जा चुका है। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से अवैध घुसपैठिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि तमाम प्रकार के अपराधों में इन घुसपैठियों की संलिप्तता पाई जाती रही है। दिल्ली पुलिस लगातार घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन में दिखाई पड़ रही है। दिल्ली पुलिस एक्शन में, अब अवैध बांग्लादेशियों की खैर नहीं। बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी। 900 से ज्यादा बांग्लादेशी हुए गिरफ्तार। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 900 से ज्यादा बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है और उनको डिपोर्ट किया गया है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर दिल्ली की बाहरी जिले से इस साल अपने अभियान के दौरान अब तक कुल 242 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया और उन्हें डिपोर्ट किया गया। बाहरी जिले से दिल्ली पुलिस ने बुधवार को सुबह 92 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया, जिसमें 22 महिलाएं, 31 पुरुष और 39 बच्चे शामिल हैं। पुलिस से बचने के लिए कुछ बांग्लादेशी ट्रेन पकड़कर भागने की फिराक में थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने धर दबोचा। ये जो एक्सरसाइज है जनवरी 2025 से आउटर डिस्ट्रिक्ट ने शुरू किया है, जिसमें पूरे 242 बांग्लादेशी हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। सभी को डिपोर्ट किया गया है। आज सुबह जो 92 बांग्लादेशी सिटीजन्स को डिपोर्ट किया था, इसमें अबाउट 22 फीमेल्स वर देयर एंड 39 चिल्ड्रन वर देयर। वहीं हाल ही में 6 जून को नॉर्थ वेस्ट जिले की टीम ने भी बड़ी कामयाबी हासिल की, जब उन्होंने एक ही दिन में 66 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया। नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अभी तक 150 के करीब बांग्लादेशियों को रिपोर्ट करवाया जा चुका है। अभी 6 जून को हमारी कॉर्नर सेल की टीम ने 66 बांग्लादेशियों को एप्रीहेंड किया। विभिन्न जिलों में कितने बांग्लादेशी पकड़े गए, आइए नजर डालते हैं। बाहरी जिले से 242 बांग्लादेशी गिरफ्तार, नॉर्थ वेस्ट जिले से 154 बांग्लादेशी गिरफ्तार, दक्षिण पश्चिम से 144 बांग्लादेशी गिरफ्तार, शाहदरा जिले से 45 बांग्लादेशी गिरफ्तार, पूर्वी दिल्ली से 25 बांग्लादेशी गिरफ्तार, नॉर्थ दिल्ली से 68 बांग्लादेशी गिरफ्तार, द्वारका जिले से 55 बांग्लादेशी गिरफ्तार, दक्षिण जिले से 134 बांग्लादेशी गिरफ्तार, आउटर नॉर्थ से 127 बांग्लादेशी गिरफ्तार, रोहिणी जिले से 30 बांग्लादेशी गिरफ्तार। साल 2024 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने इस ड्राइव के लिए आदेश दिए, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस विभिन्न जिलों में लगातार छापेमारी कर अवैध बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी कर रही है। मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों में अवैध घुसपैठ एक गंभीर समस्या, खासतौर से आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो अवैध रूप से देश में लोग रह रहे हैं वो किस प्रकार से देश के संसाधनों पर बोझ तो है ही, लेकिन अपराध के कारणों में भी वो एक इजाफा होता है। कुछ आंकड़ों से आपको रूबरू कराते और बताते कैसे लगातार कोशिश की जा रही है और इस बीच केंद्र सरकार और ज्यादा सख्त हुई है। घुसपैठियों पर केंद्र सरकार सख्त हुई है और 19 मई 2025 यही पिछले महीने की 19 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक निर्देश जारी किया है। उस निर्देश के तहत 30 दिनों की समय सीमा दी गई और उसके तहत संबंधित सभी राज्य अपने अपने जगहों पर, अपने अपने जिलों में, इलाकों में घुसपैठियों की पहचान करें और उनको आइडेंटिफाई करें। एक तरीके से केंद्र सरकार ने निर्देश दिया। घुसपैठियों को पता लगाकर देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ये 30 दिन में एक स्पेशल ड्राइव चल रही है। जिला स्तर पर डिटेंशन सेंटर स्थापित किए जाए ताकि पूरी प्रक्रिया होने तक उनको उन डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाए। इस प्रकार के निर्देश भी केंद्र के द्वारा दिए गए। घुसपैठियों के रिकॉर्ड रखे जाएं और सुरक्षित उनको रखा जाएगा क्योंकि उसके आधार पर अपराध में लगाम भी लग सकेगी। जब आपको पता होगा कि ये लोग तमाम प्रकार से अवैध तरीके से थे तो ऐसे लोगों का डेटा रखना भी अपराध को रोकने में कारगर साबित होगा। तो ये अपने आप में कई प्रकार के कदम। इसी तरीके से अगर बात की जाए बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई तेज हुई है इन बीते समय में, या इस साल की बात की जाए और 2025 की ही गिरफ्तारियों के लिहाज से अगर बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में क्या कुछ आंकड़े अभी आए हैं उसका जिक्र करते हैं। दिल्ली में 900 से ज्यादा लोगों को अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। गुजरात में ये संख्या 7,500 के आसपास है। तो राजस्थान में ये संख्या 1000 से ज्यादा है। असम में 167 घुसपैठिया भी बीते 2025 में ही अभी तक के समय में गिरफ्तार किए गए। हरियाणा में 125, उत्तराखंड में 6, उत्तर प्रदेश में 90 और ओडिशा में लगभग 3740 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया और इनमें से बड़ी संख्या में लोगों को निर्वासित भी किया गया है क्योंकि इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी 650 लोग गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल में यह संख्या 300 है। हालांकि पश्चिम बंगाल इस पूरा एक तरीके से एपी सेंटर के तौर पे माना जाता है इस पूरी घुसपैठ के लिए, लेकिन वहां पे संख्या थोड़ा कम दिखाई पड़ रही है। इस पे और ज्यादा लगाम लगाने की जरूरत है। तो ये अपने आप में तमाम वो गिरफ्तारियां हैं जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को की गई हैं। इस तरीके से अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार ने कई ऐसे मौके आए हैं जब आंकड़े बताए हैं, लेकिन अधिकृत तौर पर यह बता पाना कि सच में यही संख्या है वो अपने आप में पूरा संभावित नहीं है। लेकिन एक अनुमानित तौर पर कई बार ये आंकड़े दिए गए। 2020 में केंद्र सरकार ने यह कहा था कि 3 सालों में लगभग 1,10,000 घुसपैठियों को पकड़ा गया। यानी 2020 में केंद्र सरकार ने एक जवाब में कहा था 3 सालों में 1,10,000 लोग घुसपैठिए पकड़े गए। तो 2016 में 2 करोड़ बांग्लादेशी मौजूद होने की बात सरकार ने मानी थी और ये इनमें से सारे अधिकृत आंकड़े हैं जो कई बार संसद में भी दिए गए हैं। इसी प्रकार से 2004 में उस वक्त की सरकार ने माना था कि 17 राज्यों में 1.25 करोड़ बांग्लादेशी मौजूद हैं। 2004 का ये आंकड़ा उस वक्त की सरकार, यूपी की सरकार ने माना था। इसी प्रकार से साल 2000 में भी 1.5 करोड़ बांग्लादेशी मौजूद होने की बात कही गई थी। तो ये अपने आप में करोड़ों एक तरीके से कहा जा सकता है बांग्लादेशी संभावित तौर पर देश में मौजूद हैं, घुसपैठिए मौजूद है और इनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना ये एक तरीके से सरकार की जिम्मेदारी। इसी तरीके से कई बार ये मामला देश की अदालतों तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी आए हैं। कुछ प्रमुख आदेश 18 अक्टूबर 2024 यानी पिछले साल अक्टूबर में ही एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। इस आदेश के तहत क्या कहा गया ये आपको बताते हैं। 24 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग असम में पहुंचे हैं वे सभी बांग्लादेशी प्रवासी अवैध घोषित किए जाएंगे। यानी कि इस 24 मार्च 1971 से पहले को तो उन्होंने एक समय सीमा दी है, लेकिन उसके बाद को हर एक को अवैध माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। प्रवासियों की पहचान करने, पता लगाने और देश से बाहर निकालने का आदेश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि घुसपैठियों को सरकार एक तरीके से बाहर निकाले। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे तौर पर कहा है। एक और जल्दी से आपको बताते हैं आंकड़ा किस प्रकार से 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध प्रवासियों को बाहरी आक्रमण माना था। यानी कि जो लोग अवैध प्रवास कर रहे हैं देश में वो एक प्रकार से बाहरी आक्रमण है, ये शब्द इस्तेमाल किया था सुप्रीम कोर्ट ने और इससे बचने की जरूरत है। अवैध प्रवासियों की पहचान और निर्वाचन के उस समय भी निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे। तो ये अपने आप में बेहद सख्त रुख सुप्रीम कोर्ट का भी रहा है। सरकारों का भी अब मौजूदा वक्त में एक सख्त रुख दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से अगले तथ्य पे आते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से रोहिंग्याओं की भी समस्या लगातार देश में बढ़ी है।
40,000 रोहिंग्या प्रवासी मौजूद हैं। ये एक अधिकृत तौर पे एक आंकड़ा है, लेकिन ये संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है, ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, असम, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और हरियाणा में रोहिंग्याओं की मौजूदगी ज्यादा है, लेकिन देश के कई अन्य इलाकों में और राज्यों में भी हो सकते हैं। इस बात से भी सरकार इनकार नहीं कर रही है, लेकिन उनको ढूंढना, आइडेंटिफाई करना एक बड़ी चुनौती है। रोहिंग्या प्रवासियों की समस्या भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पे है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि चाहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो या फिर रोहिंग्या हो, इन सबको एक तरीके से बड़ी चुनौती है। रोहिंग्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र करते हैं। मई 2025 में दिल्ली से रोहिंग्याओं के निर्वासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था, यानी कि रोहिंग्या देश में ना हो, इस बात को तस्दीक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया था। मई 2025 अभी की ही बात है, पिछले महीने की। अब जल्दी से कुछ और तथ्य आपको बताते हैं। और 2021 में जम्मू के 170 रोहिंग्याओं को हिरासत में लिया गया था। उस वक्त उनके समर्थन में कई लोग आए थे, लेकिन सरकार ने साफ कहा था कि साहब ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनका निर्वासन रोकने की कोई वजह नहीं है, ये देश के नागरिक नहीं, इन्हें निर्वासित करना ही चाहिए। ऐसे ही 2017 में रोहिंग्याओं को अवैध प्रवासी माना था सुप्रीम कोर्ट ने, और निर्वासन रोकने से उस समय भी इनकार किया तो कहा था कि इनको निर्वासित किया जाना चाहिए। तो ये अपने आप में तमाम बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिसके तहत कहा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम जो घोषणाएं की गई हैं सरकार के द्वारा, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसके तहत अवैध घुसपैठ को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तमाम खबर पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से इस विषय पे विस्तार से बात करेंगे। इससे जुड़ा आज का हमारा विशेष भी है कि अवैध घुसपैठ को लेकर सरकार लगातार किस तरीके से काम कर रही है, घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई जारी। तो ये लगातार काम एक तरीके से जारी है। और हमारे साथ में इस वक्त खास मेहमान भी मौजूद हैं। वाईसी मोदी हैं, जो कि पूर्व डीजी एनआईए रहे। इसके अलावा मेरे सहयोगी संवाददाता मुकेश शुक्ला भी मौजूद हैं। वाईबी शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वाईसी मोदी जी, और इसके अलावा मुकेश आपका भी। और मुकेश, शुरुआत आपसे करते हैं, क्योंकि दिल्ली में आप लगातार कवर कर रहे थे, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी। एक बड़ा एक चुनौती बनी हुई है अवैध घुसपैठियों को लेकर। आज की घटना के अलावा अगर वैसे देखा जाए बृहद तौर पर भी, किस प्रकार से ये पूरी ड्राइव चल रही है और कैसे दिल्ली पुलिस इस पर एक्शन ले रही है? मुकेश। बिल्कुल आरिंदर, ये पिछले साल जब ये ड्राइव शुरू हुई थी, एलजी ने जब कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को बोला था कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ आप आइडेंटिफिकेशन ड्राइव चलाएं, उसके बाद आप देखिए कई हज़ार वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई। उसके बाद ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, और आज का जो आंकड़ा है 242 का, यानी इस जनवरी से लेकर के, और जून अभी शुरू हुआ है, और 242 उन्होंने डिटेन किया और डिपोर्ट कर दिए। उसके साथ साथ कई और जिलों से, साउथ डिस्ट्रिक्ट से आप देखिए 138 बांग्लादेशियों को डिटेन किया, डिपोर्ट किया गया। तो ये आंकड़े दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, कहाँ इनको, कौन इनके किंगपिन है जो यहाँ लेकर के आते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी करी जा रही है। ना केवल इनको डिपोर्ट किया जा रहा है, बल्कि इनके जो सूत्रधार हैं, इनको जो ले करके आ रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाके से, वेस्ट बंगाल के इलाके से, उन पर भी पुलिस नकेल कर रही है। पुलिस की डिफरेंट यूनिट जो है इन इलाकों में ऑलरेडी पहुंची हुई है और वेरिफिकेशन कर रही है। और आप देखिए कल जो एक 66 लोग नॉर्थ वेस्ट में पकड़े गए थे जिस जिले में, उन्होंने बताया डीसीपी ने कि ये ऑलरेडी जो थे, ये सारे के सारे वर्कर पहले हरियाणा के इलाकों में, नूह मेवात में काम कर रहे थे, और वहाँ मैशन का काम, लेबर का काम फैक्ट्री में करते थे। उसके बाद इनको दिल्ली लाया गया। ऐसे इनको अलग अलग इलाकों में ला करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बिताने के बाद इनकी फिर से जो पोजीशन चेंज कर दी जाती है। तो इस तरह से इन्होंने अपने पैर पसारे हुए हैं, जगह जगह इनके लोग मौजूद हैं। एक सिंडिकेट है जिसका पूरा का पूरा भांडाफोड़ हो रहा है। और देखिए गुजरात से लेकर के आप तमाम जिलों में देखिए, कितने राज्यों में देखिए कैसे आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, और चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि कौन इनको लेकर के आ रहा है। और कई सरकारों ने या उनके नुमाइंदों ने इनके खिलाफ आवाज भी उठाई कि भाई इनको वापस ना भेजा जाए। कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई है, लेकिन सरकार इस मोड में है कि किसी भी अवैध घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाएगा। इनके साथ साथ दूसरे फॉरेनर्स को भी आइडेंटिफाई करके भेजा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश, आप जो बात कर रहे हैं, लगातार ये कोशिश चल रही है, आप बन रही है बात। साथ में वाईसी मोदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप इस अवैध घुसपैठ की समस्या, ये कितनी बड़ी समस्या है और ये क्यों समस्या है हमारे लिए, खासतौर से आंतरिक सुरक्षा को लेकर, जिसमें हम बांग्लादेशी घुसपैठ भी कहते हैं, इसके अलावा रोहिंग्या घुसपैठ की लिहाज से अगर बात की जाए तो वो उस घुसपैठ को भी अगर गिना जाए तो? मैं इस समस्या की हिस्ट्री में जाना चाहूंगा जी। मैं आसाम काडर से आता हूं। 1986 जनवरी में जब हम लोगों ने असम ज्वाइन किया, तो 1985 में असम गण परिषद की सरकार असम में बनी थी, इस नारे पर कि अवैध बांग्लादेशियों को यहाँ से निकाला जाएगा। और जो कट ऑफ डेट अब जो सुप्रीम कोर्ट ने मानी है, उसी डेट के हिसाब से जो उसके बाद के आने वाले लोग थे, उनको सबको भारत से बाहर निकालकर बांग्लादेश भेजने की बात थी।
लेकिन समस्या इसमें सबसे बड़ी हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट और आम जनता को इस समस्या के बारे में समझना है। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिनको ये लगता है कि इनके आने से उन्हें पॉलिटिकल लाभ होगा। दूसरी बात ये है कि जब ये लोग ये आते हैं, ये सस्ते लेबर के रूप में काम करते हैं और हम सब लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट में इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। इन लोगों के पास एक स्टैंडर्ड बहाना रहता है कि हम लोग तो बंगाल से हैं और उसका ये इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अभी पिछले दिनों जब से भारत सरकार ने डिफरेंट स्टेट्स को कहा है इस समस्या पर निश्चित रूप से ध्यान देना शुरू हुआ है जी। और उस समय 1980s में ये लोग सिर्फ असम या बंगाल तक सीमित थे। उसके बाद ये धीरे धीरे सारे देश में फैल गए हैं और जिस तरह का डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, मुझे ध्यान है कि लेट 90s में हम लोग ये मानते थे कि इस देश में 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी अवैध नागरिक रह रहे हैं जी। और दिल्ली के बारे में ये माना जाता था कि कम से कम 3 से 4 लाख लोग हैं। मैं आपको इतनी इंस्टांसेस बता सकता हूँ। मेरा सीजीओ में ऑफिस था, जब मैं गाड़ी चला के वापस घर में जाता था तो सीजीओ की फ्लाईओवर के नीचे छोटे छोटे बच्चे बैगिंग करते हुए वो आपके पास आते थे और मैं उनसे बंगला में पूछता था कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी बाड़ी कोथाय, तो बांग्लादेश बोलते थे। मतलब ये इतना ओपन था। और अब आप देखिए, बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं ये बिल्कुल सबको पता है, समस्या सबको पता है, लेकिन समाधान के लिए काम होना था, इसको लेकर बड़ा दिक्कतें रही हमारे। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ गए। हर्ष जी, आपको बहुत स्वागत है। सवाल यही हर्षवर्धन जी कि समस्या अभी की सरकार को भी पता है और पहले की सरकारों को भी पता था। अभी जो काम हो रहा है, तेजी से जो काम हो रहा है, पहले नहीं किया गया, क्या यही बड़ी एक जो शिथिलता है आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा गंभीर खतरा बन गया? हर्षवर्धन जी, ये जो भारत में घुसपैठ का मसला है, और देखिए हमारी ऐतिहासिक समस्या है, हमारा अपना हिस्सा कटकर पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, हमारी सीमाएं तय नहीं हो पाई। सीमाएं जहां तय भी हुई वहां अभी कुछ वर्षों पूर्व के पहले तक कोई सीमा पर बाड़ लगाने का, फेंसिंग का काम ही नहीं किया गया। और मुझे तो आश्चर्य ये तक हुआ कि जहां हम प्रतिदिन गोलीबारी की स्थिति होती थी, अभी जिस पुंछ की हम लोग घटनाएं हमने सुनी, हमारे अपने नागरिक जहां जान गंवा बैठे, वहां बंकर तक नहीं थे उस तरह से। तो एक तरह से कहें तो सीमा पर और सीमा के भीतर सुरक्षा का कोई ऐसा एक तंत्र तैयार करना वो हमारे सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं था। खुद उस समय इंदिरा गांधी ने कहा था कि बहुत बड़ी समस्या है, असम के रास्ते घुसपैठ हो रही है। 2005 में ममता बनर्जी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर एकदम से कागज फेंकती हैं और कहती हैं कि अवैध घुसपैठी किस तरह से आते हैं। ये मैं संदर्भ इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों को पता नहीं था, पता तो सभी को था। क्या है जी कि आज जब ये सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठियों और उसमें जो रोहिंग्या घुसपैठिए शामिल हुए, जो अवैध घुसपैठिए हैं, उनको निकालने का काम करती है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में यही राजनीतिक दल, यही नेता लोग प्रदर्शन करते हैं। अब देश भर में अलग अलग जगहों पर कुछ कुछ लोग लिखते हैं तो एक संख्या निकल कर आती है, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग। लेकिन जरा आप सोचिए, अगर देश के हर शहर में इस तरह से अवैध घुसपैठिए हैं तो हमारी आंतरिक सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है। हमारे अपने देश से कितने लोग देश विरोधी हरकतें लगातार कर रहे होंगे जिन पर कोई नजर नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस सरकार को भी जो बार बार कहा जा रहा था कि आपको एनआरसी लाना है, उस तरफ आगे बढ़ना ही होगा। देश में अगर कोई घुसपैठिया रहेगा तो देश के लिए दुश्मन बढ़ाएगा, दुश्मनों की मदद करता हुआ आसानी से दिखेगा। बिल्कुल, और ये स्थिति दिखाई पड़ रही है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। मुकेश, आप जिक्र कर रहे थे सिंडिकेट का, कैसे ये सिंडिकेट काम करता है और कैसे नकली फर्जी दस्तावेज बनाकर तुरंत हुबहू पकड़ाने का काम भी होता है, क्योंकि लोग कागज लिए खड़े दिखाई तुरंत पड़ जाते हैं। वो कैसे काम होता है, जरा संक्षेप में बताइए मुकेश। बिल्कुल आरेंद्र, हमने कई जगह रिपोर्टिंग करी ग्राउंड जीरो पर, हमने सामने सामने देखा उनके फेक जो दस्तावेज थे, आधार कार्ड वगैरह, वो साफ दिल्ली पुलिस ने पकड़े। उनके पास मशीन है, उन्होंने इसकी जांच कराई और हैंड टू हैंड उन्होंने कई ऐसे अरेस्टिंग करके दिखाई। कल ही के एपिसोड में देख ले, दिल्ली पुलिस को देख करके वो सुल्तानपुरी के रास्ते ट्रेन पकड़ के भागने की फिराक में थे, इसके बाद उनको पकड़ा। तो ये ऐसे आकर के यहाँ पे बसते हैं और अलग अलग इलाकों में ये वारदातों को अंजाम देते हैं। चोरी, डकैती, मर्डर्स, इनकी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसमें मिलती है और बाद में जैसा
जैसा हमारे वरिष्ठ लोगों ने बोला कि ये फेंसिंग ना होने की वजह से अपने वतन वापस भाग जाते हैं, फिर वो क्राइम कंडक्ट करने के लिए वापस इस सरजमी पर आते हैं, तो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं और इनके जो किंगपिन है उनकी भी गिरफ्तारी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। बिल्कुल वाईसी मोदी जी, क्योंकि एक सिंडिकेट के तरीके से काम करते हैं और एक संगठित अपराध का पूरा एक खाका बन जाता है, और शायद जब हम कभी क्राइम का डेटा देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में इनकी संलिप्तता दिखाई पड़ती है। ये तो अपने आप में पूरा, अगर पैन इंडिया बात की जाए, सभी राज्यों के लिए एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। नहीं, इसमें कोई चर्चा करने की बात ही नहीं है कि ये हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है। हम सारा दिन बात करते हैं कि स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, ये इस तरह के लोग बड़े आराम से अवेलेबल हैं, डे टू डे भी क्राइम में ये लोग शामिल हैं, और हमारा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर समझना होगा। फेंसिंग के बावजूद भी वहाँ इतनी नदियां हैं, इतने नाले हैं कि ये लोग बड़े आराम से वहां से क्रॉसिंग होती है। इनफैक्ट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ कि पिछले दिनों सिलीगुड़ी के पास दिनहाटा रेलवे स्टेशन पर एक ग्रुप को पकड़ा गया जो वापिस जा रहा था। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग बड़े अपने आराम से मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। इनको बहुत बड़ी सिंडिकेट की इस काम के लिए जरूरत ही नहीं है। सिंडिकेट का इस्तेमाल तो इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए होता है, और ये लोग इतने आराम से आ जा रहे हैं और हमारी देश की सुरक्षा को इतना बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी क्या कमिटमेंट है। अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस मामले में सीरियस दिखाई देती है, कमिटेड दिखाई देती है, तो मैं यूं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें शर्तिया सुधार होगा, लेकिन ये 10 दिन के ड्राइव चलाने से कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट ये एक हमारा पुलिस का एक रेगुलर एजेंडा होना चाहिए, बाकी सब अथॉरिटीज का भी इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। यह अकेले पुलिस की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है, पूरे देश की समस्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की समस्या है। और मैं यूं समझता हूं कि जिस तरह से डेली क्राइम पर कंट्रोल के लिए पुलिस प्रयासरत रहती है, इस मामले में भी उनको एजेंडा बनाकर, एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाकर रेगुलर तरीके से इन लोगों के खिलाफ काम करना होगा, तभी हम इस समस्या पर कुछ कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, आपको लगता है कि दशकों से इस प्रकार की समस्या को पाला गया, पोसा गया, पोषित किया गया, उसको संरक्षण दिया गया, शायद इसलिए भी ये ज्यादा तेजी से बढ़ी है, और इसके लिए रोकने में भी अब लंबा एक समय तो लगेगा ही। भले ही आपने आज तेजी से काम शुरू कर दिया, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल करने में तो वक्त लगेगा ना। नहीं, निश्चित तौर पर, लेकिन मैं इसको 2 हिस्सों में देखता हूं। ऐसा नहीं कि पहले की हर सरकार वो जानबूझकर अवैध घुसपैठियों को बुला रही थी, उनको लगता था कि ठीक है ये छोटी समस्या है। बाद में एक बड़ा वर्ग पैदा हो गया जिसको लगा कि ये हमारा मतदाता समूह बन रहा है। तो 2 तरह से इसको देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत की हर सरकार, जो पहली सरकार से लेकर अभी तक थी, नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले हर कोई चाहता था कि आए। खुद इंदिरा गांधी के आप उस वक्त के भाषण सुनिए, वो बहुत चिंता में रहती थी, असम को लेकर बहुत चिंता में रहती थी। वहां जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, असमिया बनाम बाहरी, उसको लेकर उनके कंसर्न दिखते थे। सवाल ये उठता है कि क्या उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने सो कॉल्ड मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के चलते आंख मूंद दिया? ये क्या वजह होती है कि दुनिया के किसी हिस्से में कुछ होता है और अचानक हजारों लोग सड़कों पर निकल आते हैं, उनके खिलाफ हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते हैं? ये क्या वजह होती है कि जो अवैध झुग्गी बस्तियां हैं, जब उनके लिंक निकाले जाते हैं उनका पता नहीं निकलता है? अभी कुछ वर्ष पहले की बात है, जहां नोएडा में मैं रहता हूं, यहीं पास में एक सोसाइटी में एक काम वाली से झगड़ा हुआ और पता चला कि वहां पूरी की पूरी अवैध बांग्लादेशी बस्ती थी। इस तरह ढेर सारे मामले आते हैं, और उनको कवर फायर देने के लिए, जो ज्यादा बड़ी मुश्किल है, पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का एक बड़ा समूह है जो मानवता की बातें करने लगेगा, उसको दूसरी बातें करने लगेगा, और एक छोटी सी गड़बड़ हो जाए तो वो सवाल खड़ा करता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा क्यों पहुंचाया जा रहा है। मुझे लगता है कि सरकार का इंटेंट दिखता है, उनकी नीयत दिखती है, वो काम कर रहे हैं, मजबूती से काम कर रहे हैं, लेकिन जो समाज के तौर पर और राजनीतिक वर्ग के तौर पर एक सामूहिक एकता दिखनी चाहिए, वो अभी भी कम दिखती है। और यही वजह है कि समय ज्यादा लग रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इस समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। जी वाईसी मोदी जी, आपको लगता है कि क्या ये एक लोकल लेवल के जो नेता होते हैं उनके द्वारा मिला एक छोटा सा संरक्षण होता है, या फिर ये ऊपर तक जाता है? क्योंकि आपने एनआईए में भी सर्व किया, तमाम अपनी अपनी अलग अलग कैपेसिटी में सर्व किया, आपको इसका बेहतर अनुभव होगा। इंटेलिजेंस के आधार पर क्या ये एक लोकल स्तर तक है, या ये संगठित तौर से ऊपर तक जाता हुआ दिखाई पड़ता जो लोग इसको संरक्षण देते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऊपर के लेवल से कुछ संरक्षण मिलता है, लेकिन जिस तरह की बातें कही जाती हैं, जिस तरह की उनके सपोर्ट में बोला जाता है, वो ऑटोमेटिकली एक उनके लिए संरक्षण का रूप ले लेता है।
मैं नहीं मानता कि कोई नेशनल लेवल के लीडर्स किसी इंडिविजुअल को या किसी सिंडिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आवाज किस तरह की उठती है। जैसे हर्षवर्धन जी जैसे नेशनलिस्ट पत्रकार जो सदा देश के बारे में सोचते हैं, जिस तरह से वो लोग आवाज उठाते हैं कि क्या हमारे बाकी दूसरे साथी पत्रकार उस तरह की बात कर रहे हैं, समाज के दूसरे लोग क्या उस तरह की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लोग जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहती, कुछ पार्टीज के नेता बिल्कुल ओपनली सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे मामलों की वजह से इस में पुलिस के लिए कठिनाई रहती है। और मैं ये समझता हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा सीरियस मैसेज जाना चाहिए कि किसी को भी घुसपैठियों को अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके लिए इंडिया में आना एक अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, वो जेल में जा सकता है, उसका डिपोर्टेशन हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हमें कुछ इस समस्या से निदान मिल सकता है। जी मुकेश, क्योंकि दिल्ली से बड़ी संख्या में या कहा जाए अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग अवैध जो घुसपैठिए थे उनको पकड़ा गया, डिपोर्ट किया गया है और ये प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस के माध्यम से आप लगातार कवरेज करते हैं, आगे किस प्रकार से इस ड्राइव को और ज्यादा तेज किया जाना है, लोगों को डिपोर्ट किया जाना है आइडेंटिफाई करने के बाद में? बिल्कुल, ये आंकड़े आने वाले दिनों में और तेजी से सामने निकल करके आएंगे। आप देखिए आज के 242, 2 दिन पहले 6 तारीख को 66, तो लगातार जिले वाइज ये आंकड़े निकल करके आ रहे हैं। और पुलिस की हर टीम, मैंने पहले बोला, अपने इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर के इनके जगहों पर, इनके ठिकानों पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है और वेरिफिकेशन जारी है। और जिस तरह से आज सुबह 92 लोगों को डिपोर्ट किया गया हिंडन एयरबेस से, तो यानी इनको पहले डिपोर्टेशन सेंटर ले जाया जाता है, वहाँ से इनका सुनिश्चित करके इनको वापस भेजा जाता है। और कई लोगों ने दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश करी और वो दोबारा भी पकड़े गए। तो अब की बार ऐसा ना हो कि ये वापस हिंदुस्तान की सरजमी पर आ जाएं, इसलिए इनके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और इनको पुख्ता तरीके से इनके वतन वापस भेजा जा रहा है कि अब इसमें कोई शक और शुबा ना हो कि ये वापस आकर के यहाँ पर किसी तरह की गलत गतिविधियों में शामिल हो। जी हर्षवर्धन जी, एक फाइनल कमेंट आपका, क्योंकि बंगाल और असम 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर यह संख्या इतनी बढ़ गई है कि बहुत बड़ा एक वोटर वर्ग तैयार खड़ा हो गया और वो सरकार या कहा जाए सरकार के होने वाले या नए जो नुमाइंदे होते हैं उनको चुनने में अहम भूमिका निभाने लगा है। तो वो तो एक और ज्यादा गंभीर स्तर तक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए, असली मुश्किल वही है जहां पर पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पर ये वर्ग बड़ा हो गया जी। और जाहिर है पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में, और इसीलिए मैंने ममता बनर्जी का उदाहरण दिया कि एक समय में इस समस्या को समस्या की तरह देखती थी, आज वो उस समस्या के साथ खड़ी हो गई। असम में संयोगवश इसको कहें, पॉलिटिकल लीडरशिप कहें, पॉलिटिकल लीडरशिप को जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चेंज हुआ उसको कहें, नहीं तो वहां भी वो समस्या बड़ी थी। अब हेमंत विश्व शर्मा ताकत के साथ उनको बाहर निकालते हैं, जो असम का उच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय भी उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन वही काम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करते हैं तो उससे भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा वो तय होती है। और जब आप उसको किसी खास चश्मे से देखते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में जो भी मुसलमान रह रहा है उसका उतना ही अधिकार जिसका दूसरे का है, लेकिन आप ये अवैध घुसपैठियों के साथ उनको जोड़कर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको क्लब करके उनके ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। मुझे लगता है कि इस देश के मुसलमानों को तय करना चाहिए कि बाहरी घुसपैठिया भारत में ना आने पाए, उसकी पहचान कैसे हो और वो पॉलिटिकल पार्टीज की इस राजनीति का शिकार नहीं हो। बिल्कुल, वैसे ही हमारी देश की जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, उसके बाद ऐसे लोगों का बोझ राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों पर, वो तो अपने आप में एक बड़ी समस्या है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. देखो जी, आज मेरा बर्थडे है और इस घर का भी। माँ कहती है तेरे जन्म से पहले हम कच्चे झुग्गी में रहते थे। मुझे तो पता ही नहीं कच्ची झुग्गी होती कैसी है।
इस नए भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। इसी मजबूत नींव पर हम बनाएंगे विकसित भारत। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हिंसा देखने को मिली है और एक बार फिर से हिंदुओं और मंदिरों को ही निशाना बनाया गया है। कोलकाता के एक शिव मंदिर में तोड़फोड़ की शर्मनाक घटना एक बार फिर सामने आई। उपद्रवियों पर नियंत्रण पाने में पुलिस पूरी तरीके से विफल दिखाई पड़ी तो राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने ममता सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिर पर हमला। कोलकाता के रविंद्र नगर में शिव मंदिर में तोड़फोड़। हिंदुओं के घरों और दुकानों पर हमला। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में हिंदुओं पर अत्याचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। कोलकाता के रविंद्र नगर के महेश तला स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ की शर्मनाक घटना सामने आई है। एक खास समुदाय के 1500 से 2000 लोगों ने पुलिस के सामने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की। रविंद्र नगर में कोलकाता पुलिस हिंसा पर नियंत्रण पाने में पूरी तरह से विफल रही है। उपद्रवियों द्वारा ईंट पत्थर फेंके गए और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस वाहन में भी आग लगाई गई। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ का वीडियो साझा करते हुए कहा कि रविंद्र नगर के महेश तला स्थित शिव मंदिर में तोड़फोड़ शर्मनाक है और पूरी तरह अस्वीकार्य है। पुलिस का सामने 1,500 से 2,000 आकर वहां हिंदू माइनॉरिटी है, हिंदू टेम्पल पर आघात किया, हिंदू दुकान और घर लूटा और बहुत सारे हिंदू लोग वहां इंजर्ड भी हुआ। कोई मीडिया पर्सन हुआ, घुसने की स्कोप नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है। साथ साथ हुआ कोई पुलिस का जो प्रोटेक्शन होना चाहिए, मैं 2 मेजर लिया। एक मीडिया और सोशल मीडिया में पे पोस्ट किया और सेकेंड ऑन बिहाफ ऑफ मी माय लॉयर ऑलरेडी सेंड ए लेटर। गौरतलब है कि कोलकाता के रविंद्र नगर के महेश तला स्थित शिव मंदिर समिति की भूमि पर उपद्रवियों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकानें बनाई हैं। जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने पवित्र तुलसी मंच, पास की दुकानों, घरों और मंदिर पर हिंसक हमला कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि ये घटना रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर हुई, लेकिन पुलिस उपद्रवियों को रोकने में असमर्थ रही। सुवेंदु अधिकारी ने डीजीपी से आग्रह किया कि वह दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल कार्रवाई करें, मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार सुनिश्चित करें और प्रभावित निवासियों को सुरक्षा प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। और अब बात इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी खबर की। सोनम रघुवंशी और अन्य आरोपियों को कोर्ट ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एसपी विवेक सिम ने कहा कि पूछताछ के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि 5 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, जांच में और भी पुख्ता सबूत मिलने की उम्मीद है। साथ ही मेघालय पुलिस ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सोनम के परिवार के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। Interrogation will start very soon. Once we've got the remand order, police remand, interrogation will start. Not brought, and we have not even got our remand out here yet. Let us not speculate. There are so many things that preliminary interrogation, preliminary investigation was done in those states. They may have divulged some things, but these things need to be confirmed and need to be corroborated and need to be backed with evidence. Once the examination has been finalized, statements recorded, we get to the facts of the matter and all that, then SIT will decide on a date where they will go for reconstruction of crime scene. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि सामाजिक सुरक्षा की कवरेज में भारत ने कैसे दर्ज की है ऐतिहासिक वृद्धि। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDA जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए। तभी तो ये चल पड़ा है PM मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। भारत सिर्फ दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं बना हुआ है, बल्कि भारत की इस विकास यात्रा में सबका साथ सबका विकास भी समाहित है, शामिल है। ये बात साबित हुई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की एक ताजा रिपोर्ट में। ILO के स्टेट डेटाबेस के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो पिछले एक दशक में 45% अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि दिखाता है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब कि देश के नागरिकों को सरकार द्वारा मिलने वाला आर्थिक सामाजिक योजनाओं का लाभ है। भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में ऐतिहासिक विस्तार। 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3%। 94 करोड़ भारतीयों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के विजन से प्रेरित होकर भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO स्टेट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो पिछले एक दशक में 45% अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि है। इन प्रयासों की सराहना करते हुए ILO ने भारत की उपलब्धि को स्वीकार किया और अपने डैशबोर्ड पर आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया कि भारत की 64.3% जनसंख्या अब कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा लाभ के तहत आती है। 2015 में यह आंकड़ा मात्र 19% था। लाभार्थियों की संख्या के मामले में भारत अब विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो लगभग 94 करोड़ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ILO के महानिदेशक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में निर्धन और श्रमिक वर्ग के लिए भारत की कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के अवसर पर ILO के महानिदेशक गिलबर्ट F. हांगबो के साथ द्विपक्षीय चर्चा करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई निर्धन केंद्रित और श्रमिक कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सतत आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एक नई नींव रखी है। आइए हम सब मिलकर ऐसे फ्यूचर वर्क का निर्माण करें जो इनोवेशन और इंक्लूजन का संगम हो और जहां कोई भी श्रमिक पीछे ना छूटे। भारतीय नियोक्ता महासंघ के अध्यक्ष और CII के सह अध्यक्ष अरविंद गोयल ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को दर्शाता है। I am delighted for the historic milestone of our nation's development journey. In 2015, only 19% were protected under the social protection coverage. Now it has reached 64.3%, an extraordinary leap that benefits 970 million citizens. भारत विश्व स्तर पर ऐसा पहला देश भी है जिसने ILO स्टेट डेटाबेस में अपने 2025 सामाजिक सुरक्षा कवरेज डेटा को अद्यतन किया है, जिससे डिजिटल शासन और कल्याण प्रणालियों की पारदर्शिता में इसकी अग्रणी स्थिति और मजबूत हुई है। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज विशेष रूप से विकसित देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौतों को अंतिम रूप देने में बढ़ोतरी से भारत की वैश्विक भागीदारी और सुदृढ़ होगी। ये समझौते विदेशों में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साझेदार देशों को पारस्परिक मान्यता ढांचे के लिए आवश्यक पारदर्शिता प्रदान करेंगे। यह एक विश्वसनीय और मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को प्रदर्शित करने के दौरान व्यापार और श्रम गतिशीलता वार्ता में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, GD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। 5वीं क्लास तक हम छत पर ट्रेन या बस से गांव जाते थे। 2 दिन लग जाते थे आने जाने में। पर अब तो मोदी जी ने यहाँ एयरपोर्ट बनवा दिया है। अब हर छत पे हम चारों मजे से प्लेन में जाते हैं। इस नए भारत ने विकसित भारत का रनवे बनते देखा है। ऊंची उड़ान भी यही लेंगे। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े न भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जिया चौबे जी, अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। विकसित कृषि संकल्प अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत कृषि वैज्ञानिक किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और बेहतर उत्पादन के गुर भी सिखा रहे हैं। इस अभियान के तहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विभिन्न राज्यों के दौरे पर हैं और उन्होंने बड़ी संख्या में किसानों से सीधा संवाद किया है। कृषि मंत्री आज दिल्ली में थे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की। किसानों के साथ सीधा संवाद स्थापित करने की अनूठी पहल विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को दिल्ली के किसानों से मिले। इस कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, उजवा और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की प्रमुख भागीदारी है। अभियान को सफल बनाने के लिए कृषि मंत्री स्वयं कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों, अनुसंधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना है। केंद्रीय मंत्री ने टिगपुर, बख्तावरपुर, उत्तरी दिल्ली में किसान चौपाल के माध्यम से किसानों से संवाद किया और उपज की जानकारियां ली। कृषि मंत्री ने दिल्ली में कृषि ड्रोनों के माध्यम से खेती में तकनीक के प्रयोग का भी अवलोकन किया। चौपाल पर चर्चा के दौरान किसानों ने अपनी बात कृषि मंत्री के सामने रखी। इस संवाद से किसान काफी खुश नजर आए। किसानों का कहना है कि ऐसे संवाद के कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। किसान के बारे में इन्होंने सोचना बहुत बढ़िया करा, क्योंकि इनकी दुगनी आय करने के उसमें है। ये अच्छे बीज ला रहे हैं और नई नई किस्म की हो रही है, जिसमें खर्चा कम लगे और फायदा ज्यादा हो किसानों को। बीजेपी के राज में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कहीं किसान चौपाल लग रही है गाँव में और मंत्री और डॉक्टर आ रहे हैं। और इनके आने से पहले ही जो हमारे डॉक्टर साहब हैं वो आते हैं, फसलों की विजिट करते हैं, नए नए बीजों के बारे में बताते हैं, भाई ये नया बीज आ रहा है, इसको वो, इसमें आमदनी अच्छी होगी। आपकी सरकार का लक्ष्य ये है कि हमारी किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए। चौपाल पर चर्चा के बाद शिवराज सिंह चौहान दिल्ली के बख्तावरपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित किया। किसानों का भला करना है, खेती में उत्पादन बढ़ाना है। अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है विकसित भारत का निर्माण, और मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। 11 साल पूरे हुए, 11 साल में आप देखेंगे इतनी उपलब्धियां कि गिनाऊंगा तो बरसों मतलब कई दिन लग जाएंगे। गौरतलब है कि कृषि अनुसंधान को लैब से लैंड तक पहुंचाने की सोच के साथ शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत देश भर में कृषि वैज्ञानिक अधिकारी किसानों तक सीधे पहुंच रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान कोशिश की जा रही है कि कृषि क्षेत्र में होने वाले नवाचारों को किसानों तक और खेतों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए देश भर में कृषि वैज्ञानिकों को गांव तक भेजा जा रहा है। साथ ही कोशिश की जा रही है कि जो लैब टू लैंड का जो गैप है वो कम किया जाए, जिससे किसानों को खेती किसानी में मदद तो मिले ही, साथ ही नवाचारों के माध्यम से वो और समृद्ध हो सकें, साथ ही देश के विकास में भी अपना अहम योगदान बढ़ा सकें। कैमरामैन नवीन कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, टिकीपुर गांव, दिल्ली। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अम्मी कहती थी उन्होंने पढ़ाई नहीं की क्योंकि उनके बचपन में उन्हें बहुत दूर तक पानी भरने जाना पड़ता था, मगर मैंने तो बचपन से ही घर में नल देखा है और मैं तो रोज स्कूल जाती हूँ। अम्मी मैं फर्स्ट आई हूँ। इस भारत ने बचपन से ही सुरक्षित घर परिवार देखा है। यही बेटियां बनेंगी विकसित भारत की कप्तान।
वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। मेरा कान खड़ा हुआ जब जोजी बोला, तुम तो गाड़ी इतना सेफ चलाते हो, तुमको मोटर इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। जब कॉक ने ठीक किया, जोजी यू टर्न लिया। सॉरी। इट्स ओके जेटा, मोटर इंश्योरेंस है इसके पास। है ना, जोजी इज अ कोकोनट बट अपना श्रीनिवासन अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। और बात मौसम के मिजाज की। देश के मैदानी राज्य इन दिनों भीषण गर्मी के सितम से परेशान है। दिल्ली NCR में गर्मी का रेड अलर्ट है तो कई राज्यों के लिए मौसम विभाग ने रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी राज्यों में मानसून के फिर से रफ्तार पकड़ने की संभावना जताई गई है तो अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में बारिश से राहत मिलने की भी संभावना है। आप देखिए इस खबर को। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाके इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई इलाकों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। भीषण गर्मी से लोगों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 2 दिन के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 2 दिन का रेड अलर्ट जारी किया है। आयानगर में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस और सफदरजंग में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अत्यधिक गर्मी और शुष्क पश्चिमी हवाओं ने बेचैनी के स्तर को और बढ़ा दिया है। 2 और दिनों तक लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। 13 जून की रात को हल्की बारिश से ही थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। IMD ने निवासियों से घर के अंदर रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों से सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। गर्मी का सर्वाधिक असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने राजस्थान में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग और सीमावर्ती इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। गंगानगर में लगातार 2 दिन से अधिकतम तापमान 47 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया है। शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर व चूरू के आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति अगले 2 दिन तक बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान में भी आगामी 3 दिन तक लू की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी राजस्थान के खासकर उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग में 14-15 जून से दोपहर बाद मेघ गर्जन, थंडरस्टॉर्म के साथ मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में यदि देखें तो 15-16 जून को भी कुछ इलाकों में दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म डेवलपमेंट होने और डस्ट स्टॉर्म एक्टिविटी भी होने की संभावना है। तपती गर्मी के बीच अब एक राहत भरी खबर भी है। दक्षिण पश्चिम मानसून के गुरुवार से फिर से सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक 12 से 15 जून के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 13 से 14 जून को कोंकण और गोवा में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। केरल में सामान्य से एक सप्ताह पहले 24 मई को दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दी। हालांकि मानसून की प्रगति 29 मई को रुक गई थी, लेकिन गुरुवार से फिर से बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इस बीच उत्तराखंड के देहरादून शहर में तेज बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।